माय चैनल विंगर्स एंड मिडफील्डर्स। तो आज हम बात कर लेते हैं कि वाई एरिक टेन हाग डिज़र्व अनदर ईयर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्यों मेरे हिसाब से वो डिज़र्व करते हैं टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। इसमें हम 2 या 3 मुद्दों पे बात करेंगे। इसको हम लोग विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो पहला मुद्दा तो यही है कि जो टेन हाग पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 400 मिलियन पाउंड्स के प्लेयर ला के दिए गए हैं टेन हाग को, और कि वो इन्वेस्टमेंट वर्थ नहीं थी जी। जो 400 मिलियन के प्लेयर ला के दिए तो टेन हाग कुछ कर नहीं रहा। एंड सेकेंड हाफ जो सेकेंड सीज़न है फुटबॉल का, हम जो देख रहे हैं यूनाइटेड जैसे खेल रही है, वो डिस्ग्रेस है। इस बंदे को बाहर निकाल लो। अगर हमने किसी और को 400 मिलियन दिया होता तो वो कुछ बेटर, ज़्यादा बेटर करके दिखाता। तो यहाँ पे यार 2 चीज़ें पहले इम्पोर्टेंट आ जाती हैं कि क्या वाकई में 400 मिलियन बनते थे? जो खर्चे गए हैं 400 मिलियन पाउंड, क्या वो वाकई में बनते थे? लेट अस डू सम कैलकुलेशंस। ठीक है, पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं आप। लिसेंड्रो की जो फाइट चली थी ना, वो चली थी 45 तक। आर्सेनल 40-45 से आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। एंड आप लोगों ने पता नहीं कौन सी आपने नेगोशिएटिंग की, आपने उसको 57 दे दिया। तो मोटा मोटा आपने 10 मिलियन ओवर पे किया लिसेंड्रो पे। एंड में माइनस करेंगे। सेकंड पॉइंट आते हैं एंटनी, विच वाज द बिगेस्ट रॉबरी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के हिस्ट्री में हुई है। सबको पता था, साउट्स को पता था, ही वॉज अ 25-40 मिलियन प्लेयर। पता नहीं ग्लेजर्स को क्या हो गया। पहले तो भाई तुम पैसे नहीं खर्चते, 2 महीने से रौला डाला हुआ था कोच ने कि मुझे चाहिए राइट विंग प्लेयर। या तो आप उसको अल्टरनेटिव देते, और अगर आपने एंटनी लेना था तो पहले से ही नेगोशिएट कर लेते। इसको 2 प्लेयर चाहिए था एक से, वन वॉज राइट विंगर, वन वॉज डिफेंडर। वो टिम्बर भी हो सकता था, लिसेंड्रो भी हो सकता था। तो आप पहली डील क्लियर कर लेते 70 मिलियन की, इकट्ठे ही ले लेते। आपने कितने की डील क्लियर की? 80 और 50 130। तो हमने 60 मिलियन ओवर पेड कर दिया दोनों प्लेयर्स पे। 40 कम से कम एंटनी पे ओवर पे किया। चलो वो उसका चैंपियंस लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एक सीज़न पहले, तो हम 40 भी दे देते हैं। चलो 40 एंड अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन, ऑलमोस्ट 50 मिलियन आपने ओवर पेड कर दिया 2 प्लेयर्स के ऊपर। माना सी है कि साइनिंग ठीक थी। देन द साइनिंग ऑफ एरिक्सन वॉज फ्री, सो नो इश्यूज़ विद दैट। फिर आते हैं जो तमाशा चला कैसेमीरो के केस में। पहली चॉइस थी फ्रैंकी डी जॉन्ग, 80 मिलियन, तो 75-78 मिलियन तक डील ओके हो गई थी बार्सिलोना के साथ। प्लेयर्स के साथ हमारी डीलिंग नहीं हुई, और हमें ज़्यादा आगे पता नहीं लग पाया कि फ्रैंकी के साथ बात हुई है, कितने सीरियस लेवल पे बात हुई फ्रैंकी का, पता नहीं। बट डील वर क्लोज। लेकिन सेकंड जो डील है वो जो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दी जाती है बहुत सारे चैनल्स पे, दैट वाज फॉर नाटोविच एंड रैबियो। और नाटोविच और रैबियो के लिए ज़्यादा पैसे हमें नहीं लगाने पड़ने थे। टूरिन हम जाते हैं, हमारे सीईओ और डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, और वापस आ जाते हैं, बार्सिलोना से भी वापस आ जाते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि टूरिन जाके कोई कंक्लूजन निकला नहीं डील का। तो 7-8 दिन के बाद 15 या 16 अगस्त को कैसेमीरो के साथ डील होती है। इसका मतलब हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। एंड रबियो के साथ डील क्यों नहीं हो पाई, पैसे का क्या मसला था, बट ये बात थी इस पूरे ट्रांसफ़र सेशन में या सीज़न में हम देख सकते थे ट्रांसफ़र के टाइम में कि कितनी पुअर प्लानिंग थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और क्या किस लेवल का फुटबॉल ऑपरेशंस चल रहे थे। जहाँ पे फ्रैंकी डी जॉन्ग नहीं लाया गया, रबियो नहीं लाया गया, और पता नहीं भगवान की कोई कृपा होगी कि कैसेमीरो अवेलेबल हो गया और कैसेमीरो आ गया। लेकिन आप ये सोच के देखो, अगर रबियो की डील हो जाती जो कि 15 मिलियन या 20 मिलियन बताई जा रही थी, पैसे हम चाहे कैसेमीरो तक भी दे देते तो 50 मिलियन आपका भी बच जाता। तो आप लगा के चलो कि 50 रबियो के साथ एंड 60 कम से कम लिसेंड्रो और एंटनी, तो आपने 110 मिलियन उड़वा लिया। एंड माइंड ये करने वाली बात है कि ध्यान रखने वाली ये बात है कि रबियो इज़ यंगर देन कैसेमीरो बाय 3 years। तो वी कुड हैव अ यंगर प्लेयर ऑन आवर हैंड देन कैसेमीरो, बिकॉज अभी तो बात चल रही है कैसेमीरो को बाहर निकालने के लिए। तो मतलब हम सिर्फ उसको 2 सीज़न के ही लिए रख पाए। तो ओवरऑल अब लोगों को अब लग रहा है कि कैसेमीरो की डील शायद हमें बहुत कॉस्टली पड़ने वाली है, बिकॉज हम फिर से एक ट्रांजिशन पीरियड में चले जाएंगे। नॉट डिसिंग एनीथिंग अबाउट कैसेमीरो, ही वॉज ब्रिलियंट इन द फर्स्ट सीज़न, बट जहाँ पे अब उससे थोड़ा सा हटके खेलने की बात आ रही है, तो कैसेमीरो की वर्सेटैलिटी इतनी हमें नहीं दिखाई दे रही। ही कांट प्ले एज अ नंबर 6। उसकी पासिंग थोड़ी हिट एंड मिस है, और ज़्यादातर मिस ही हो रही है सीज़न में। और क्योंकि हम लोग ज़्यादा हाई प्रेस कर रहे हैं,
तो ही हैज़ टू कवर द मोर स्पेसिस, तो उनमें वो एथलेटिसिज्म अब नहीं रही है। रियल मैड्रिड में भी वो इतना स्पेस उनको कवर करने के लिए नहीं दिया जाता था जैसा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में दिया जाता। तो उनकी डेफिशिएंसीज इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम टेन हाग लाता है उसमें ज़्यादा उभर के आ रही है। बट फिर भी मैं यही बता रहा हूँ कि हाउ पुअरली ट्रांसफ़र के टाइम पे यूनाइटेड की वो थी प्लानिंग थी कि टेन हाग का फर्स्ट सीज़न ही ड्रेल हो जाना था। और हैरानी की बात यह है, जब ये प्लेयर्स मांगे गए थे सब पता था इनको, लेकिन जब तक वो 2 मैच नहीं हारे तब तक इन्होंने अपनी जेब नहीं खाली की टी लीग की ग्लेजर्स ने। जिस ये हाल फर्स्ट सीज़न ट्रांसफर्स के लिए। देखो सेकंड सीज़न ट्रांसफर सही स्पीड पे गए, माउंट 54-55 मिलियन का आया। जो लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीज़न फ्री में ले लेते तो वो भूल जाते हैं कि भाई लिवरपूल भी उसके पीछे था, तो अगर हम ना आते तो लिवरपूल चले जाता, तो फिर शायद हमें मैकलिस्टर लेना पड़ता। तो 55 मिलियन हमने ले लिया, बट उसको भी आप ऐसों में नहीं गिन सकते बिकॉज वो बंदा खेला ही नहीं ना, इंजरीज थी रही, तो बंदा तो वो खेला ही नहीं, तो जिस करके यू कांट ये 55 भी आप नहीं जोड़ सकते। तो 54 मैंने जोड़ा था, 60 जोड़ा था लिसांड्रो और 50 जोड़ा था लिसांड्रो और एंटनी का, 50 मैंने जोड़ दिया कैसेमीरो का 100 और 54 मैंने ये दे दिया 154। तो कम से कम 155 मिलियन के प्लेयर्स बिल्कुल साइड हो गए, ठीक है। 155 मिलियन, तो 400 में से 155 तो वो यूज़ ही नहीं कर रहा, उसकी गलती नहीं है, आपने उसको ला के दिया ना कैसेमीरो। आप रबियो ला देते तो तब भी खुश होता, आपने कैसेमीरो के पीछे गए ना, तो उसकी गलती है, मुझे तो लगता है उसकी गलती। 55 मिलियन का प्लेयर अब इंजर्ड है तो उसमें भी टेन हाग की गलती नहीं है, ठीक है जी। तो बाकी ट्रांसफ़र्स के बारे में और क्या डिस्कशन करनी है, यही हमारे मेन ट्रांसफ़र्स हुए हैं। मुझे बाकी तो अब इतने ध्यान में नहीं आ रहे। देन और कौन से हमारे पास ट्रांसफ़र्स हुए हैं, आई डोंट रिमेंबर दैम, बट ये मोटा मोटा था। तो 150-160 मिलियन तो आपने ही वेस्ट किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल स्ट्रक्चर ने वेस्ट किया। प्रॉपर स्ट्रक्चर होता टेन हाग को इतनी प्रॉब्लम ना होती। दूसरा यार गेम प्ले, देखो यार आप ये मान लो मॉडर्न फुटबॉल में कोई भी है, पेप है, टेन हाग है, क्लॉप है, कोई भी टीम है, डिफेंडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका दारोमदार रहता है। बिकॉज पहले क्या होता था, डिफेंडर्स डिफेंड ही करते थे, उनका गेम प्ले में ज़्यादा रोल नहीं होता था। गेम प्ले वॉज ऑल ड्यू टू मिडफील्डर्स। जिस टीम के पास अच्छे मिडफील्डर्स होते थे वो लीग टाइटल जीत जाती थी। बहुत ज़्यादा दारोमदार गेम प्ले का मिडफील्डर्स के पास होता था। नंबर 10 के ऊपर चांस क्रिएशन का, और बाकी आप टेम्पो कंट्रोलिंग मिडफील्डर्स होते थे आपके पास। दो विंगर ही होते थे, मोस्टली 4-4-2 ही सारी टीम्स खेलती थी, कभी कभी 4-3-3 भी खेल लेती थी, बट मोस्टली 4-4-2 का चरम चल पड़ा था। बट कहने की बात यह है कि डिफेंडर से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते थे, बट आज की मॉडर्न गेम में आपको डिफेंडर्स चाहिए। और जैसा मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंडर्स के साथ डिफेंडर्स की इंजरीज आई हैं, फ्रॉम राइट बैक टू लेफ्ट बैक टू सेंटर बैक्स, जो मेन आपका गेम बनाने वाले प्लेयर्स थे वही बाहर हो गए। क्योंकि अगर लिसांड्रो, लुक शॉ इंजरी फ्री रहते, प्रॉपर फिटनेस पे खेलते, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आज हम इस सिचुएशन में तो ना पहुंचते। दे वर द वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर आवर बिल्डअप प्ले। और हमने देखा था वुल्स के मैच में हाउ डोमिनेटिंग वी वर अगेंस्ट वुल्स फॉर 50 to 60 मिनट्स। पेनल्टी ने मैच चेंज किया, बट 50-60 मिनट्स के लिए वी वर वेरी मच डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा हम डोमिनेट कर रहे थे। दैट वॉज द बेस्ट मैच, बेस्ट गेम ऑफ दिस सीजन अगेंस्ट वुल्स एंड एट अवे। आपको भी पता कि वुल्स कितनी बढ़िया टीम है, हाउ मच गुड दे आर। तो गेम प्ले में ये बात है, तो डिफेंडर्स अगर आपके बाहर होंगे किसी भी सिस्टम में, मॉडर्न सिस्टम में, तो आप सफ़र करोगे। तो लिवरपूल को जब वैन डाइक बाहर हुआ था से 2 सीज़न पहले ऐसे ही फेस करनी पड़ी थी। देयर सीजन गॉट डिरेल्ड, एब्सोल्युटली डिरेल्ड ड्यू टू वैन डाइक्स मिसिंग एक डिफेंडर से। क्योंकि मॉडर्न सिस्टम में ये जो है ना, आप ज़्यादा प्लेयर्स पुश ऑन करते हो, ज़्यादा प्रेसिंग करते हो, ज़्यादा पुशिंग करते हो, डिफेंडर्स के बाद 1-on-1 बैटल ज़्यादा बन जाती है। तो 1-on-1 बैटल्स करने वाले आपको प्लेयर चाहिए, अग्रेसिव प्लेयर चाहिए। तो यूनाइटेड की जो जितने भी डिफेंडर्स हैं वो सारे तो काउंटर क्या कहते हैं, लो ब्लॉक वाले डिफेंडर्स हैं। मैगवायर उसमें कंफर्टेबल फील करता है, वरान भी ज़्यादा उसी में फील करता है कि उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आगे उसको चाहिए। बट जो मॉडर्न सिस्टम है वो कहता है कि आपको 1-on-1 भिड़ना पड़ेगा, बिकॉज कोच इज कमिटिंग मोर प्लेयर्स फॉरवर्ड। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डिफेंडर्स जब नहीं होंगे तो एक तो बिल्डअप ख़राब हो रहा है, क्योंकि टेन हाग की टीम ज़्यादा डिफेंडिंग के ऊपर डिफेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है गेम प्ले के लिए। दूसरा ये है कि जब लिसांड्रो, लुक शॉ जैसे 1-on-1 गुड प्लेयर्स, अग्रेसिव प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं तो आपकी डिफेंडिंग वीक हो जाती है, आप प्रेस नहीं हाई कर सकते, आपकी प्रेसिंग भी आपकी वीक हो जाती है, हाई लाइन नहीं रख पाते। तो इससे गेम प्ले के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। आई एम नॉट, फिर भी मैं टेन हाग को
3-4 मैचेस के लिए टोटली क्रिटिसिज्म उसकी बनती है, और वो 3-4 मैच अगर हम जीत जाते, जो कि जीतने चाहिए थे, तो आज हम इस सिचुएशन में ना पहुँचते। द मैच अगेंस्ट बोर्नमथ, चेल्सी की विक्ट्री के बाद हम आए थे, सारे एक्सपेक्ट करते हम जीतेंगे, हम हार गए। मैच अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, 3 दिन पहले क्रिस्टल पैलेस को लाया, सारे एक्सपेक्ट करते हम क्रिस्टल पैलेस से मैच जीतेंगे, हम हार गए। मैच अगेंस्ट फुलम, एक मोमेंटम लेके चल रहे थे, सबको लगा अब हम फुलम से तो नहीं, कम से कम हारेंगे इवन विद हॉयलैंड इंजरी, बट हमने वो मैच हार लिया। ब्राइटन के केस मैं ये कह सकता हूँ कम से कम ड्रॉ तो निकाल सकते थे, क्योंकि ब्राइटन का कुछ पता नहीं लगता, समटाइम्स दे प्ले ब्रिलियंटली वेल, तो हम ब्राइटन को हैंडल नहीं कर पाए, तो हमने वहाँ पे 1 पॉइंट लगवा लिया। मैं जीत भी नहीं कह रहा, जीतने को भी नहीं कह रहा, वैसे तो मैं जीतना चाहिए था, पर मैं चलो 1 पॉइंट दे रहा हूँ। तो वी हैव लॉस्ट 3-3, फुलम, क्रिस्टल पैलेस एंड बोर्नमथ 9 एंड ब्राइटन 1। ये हो गया आपके 10 पॉइंट्स, while losing the match after drawing 1-1 against Nottingham was also a hammer blow। तो आप ये 12 पॉइंट्स, 10-13 पॉइंट्स अपने बेफालतू में हुआ क्या, क्योंकि नॉटिंघम से भी आप एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि आप जीतोगे, बिकॉज तब भी आप शायद विला से मैच जीत के आगे बढ़े थे अपने होम पे, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये आपने डुएबल मैचेस हरवाए हैं, तो चलो 13 नहीं सी तो 10 पॉइंट्स अपने डुएबल हरवा दिए। ये 10 पॉइंट्स हमारे हाथ में होने चाहिए थे आज के टाइम पे। वी शुड हैव विन ऑन एटलीस्ट 57 पॉइंट्स, और फिर कुछ स्मॉल मार्जिन है यार, वो कुछ भी हो सकता था। आर्सेनल वाला मैच है, टॉटनम वाले मैच में लास्ट पॉइंट पे मैकटोमिनी ने ओल्ड ट्रैफर्ड पे अपना हेडर मिस कर दिया, देन टॉटनम के अवे में हमें पेनल्टी नहीं दी गई, अगर वो पेनल्टी देती तो कुछ स्मॉल मार्जिन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना सीज़न बेकार है नहीं जितना हमें लग रहा है, बट येस फ्रस्ट्रेशन, जो मेन फैंस की फ्रस्ट्रेशन वो इससे आई है, ये जो 10 पॉइंट्स हमने फालतू के गवा लिए, एंड उसकी वजह से हम पीछे रह गए, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, बिकॉज दे वर डुएबल मूव्स। ये डुएबल थी। लोगों को फ्रस्ट्रेशन सिटी की इतनी नहीं है, आर्सेनल की इतनी नहीं है, लेकिन ये बोर्नमथ, क्रिस्टल पैलेस और फुलम की ज़्यादा लगी, बिकॉज यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंफर्टेबली हम जीतेंगे, जैसे हम एवर्टन के अगेंस्ट कंफर्टेबली जीत गए, चाहे उन्होंने बहुत शॉट मारे, बट वी वर नॉट इन दैट मच ऑफ अ डेंजर। चाहे हमने होम पे ही ज़्यादा डिफेंड किया, फिर क्वेश्चन मार्क वही आता है टेन हाग के ऊपर, जो कि भाई तू ये काम इन मैचेस में भी कर लेता, वाई टू प्रेस हाई, जब आपको पता है कि ये टीम प्रेस में हक देती है पूरी, तो हमें प्रेस करना ही था। तो हमें चाहिए था कि हम लोग ये एवर्टन वाली टेक्निक लगाते कि आने दो इनको अटैक करने दो, हम काउंटर अटैक पे अटैक करते। तो ये शायद टेन हाग ने सीखा, ये टीम प्रेस नहीं कर सकती बढ़िया विदाउट माई मेन बैकलाइन, तो क्यों ना हम लोग दूसरी टीम को अलाउड करेंगे, भाई तुम ही अटैक करो, हम कम से कम तुम अटैक करोगे, हमें स्पेस तो मिलेगी अटैक करने के लिए। तो शायद उन्हें ये स्ट्रेटजी अब लगानी शुरू कर दी है। तो ये तो होगी जी गेम प्ले की बात, कि विदाउट डिफेंडर्स आप नहीं खेल सकते मॉडर्न सिस्टम, और हर एक कोच स्ट्रगल करता है विदाउट डिफेंडर्स। इसीलिए पेप डिफेंडर्स पे इतना ज़्यादा पैसा खर्चता है हर साल। कभी अकांजी आ रहा है, कभी ग्वार्डियोला आ रहा है, कभी जॉन स्टोन आ रहा है, डियास आ रहा है, पहले लपोर्टा था उसके पास, कंपनी था। तो डिफेंडर्स की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है सिटी ने। लिवरपूल में वैन डाइक और कोनाटे फिजिकल मॉन्स्टर्स हैं, हमारे पास वैसे प्लेयर्स नहीं हैं जो मॉडर्न सिस्टम को खेल सकते हैं। बाकी यार और भी मैं बात कर सकता हूँ, मिडफील्ड की भी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है, हमारे पास प्लेयर वैसे नहीं है। टेक्निकली दे आर नॉट गुड अंडर प्रेशर, लिमिटेड स्पेस में वो बॉल को रख नहीं पाते अपने पास। पोजेशन बेस्ड गेम उनकी है नहीं, उनकी स्टार्टिंग से ही रही। दे वांट स्पेस टू अटैक, तो स्पेस तो तभी आप बनाओगे जब दूसरी टीम आपको स्पेस छोड़ेगी। तो स्पेस छोड़ने का तरीका ये था ना कि भाई तुम लोग अटैक करो, हम लोग डिफेंड करते हैं। तो एवरीथिंग विल बी फाइन जैसे जैसे टेन हाग के अपने प्लेयर्स आते रहेंगे, और हम लोग ये पुराने बंगाल, ओले, मरीनियो, खास करके मरीनियो और ओले के प्लेयर्स को बाहर करेंगे, बिकॉज दे आर मच बेटर सूटेड टू काउंटर अटैकिंग टीम। एंड ओले ने भी ये कंप्लेन की थी कि मैंने अपने लास्ट सीज़न में वही कोशिश की कि मैं इनको 2-2, 1-1 बैटल्स में लेके जाऊँ, प्रेसिंग करूँ, हाई प्रेसिंग करूँ। नो, नॉट कैपेबल इनफ। तो ये भी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि कैसे टीम प्ले में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंजरीज की वजह से, और हमारी टीम इतनी कैपेबल नहीं है खेलने के लिए। बिकॉज मॉडर्न सिस्टम चलाने के लिए आपको प्लेयर्स टेक्निकल चाहिए और स्पेस की अंडरस्टैंडिंग वाले चाहिए, वो यूनाइटेड के पास अभी नहीं है। एंड इंजरीज हैव wrecked अवर होल सीज़न। तो मैंने पैसे वाली बात बता दी, टीम प्ले वाली बात बता दी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विद गुड फुटबॉल स्ट्रक्चर हमारे पास बेटर टीम होगी, प्लेयर्स को
रिक्रूट करने के लिए। हम लोग जल्दी प्लेयर्स को, जो प्लेयर्स हमें नहीं चाहिए उनको बाहर निकाल पाएंगे, और फिर जो टीम सारी बनेगी वो एरिक टेन हाग की फिलॉसफी के हिसाब से बनेगी, उस तरीके के प्लेयर्स आएंगे तो हम लोग ईजिली फाइट कर पाएंगे। अगर टेन हाग की आईएस की टीम लिवरपूल को टक्कर दे सकती है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर टेन हाग को प्रॉपर प्लेयर्स मिलेंगे तो ये टीम टक्कर नहीं दे पाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। बट यू हैव टू गिव हिम हिज प्लेयर्स, हिज टाइप ऑफ प्लेयर्स, हिज मेंटालिटी टाइप प्लेयर्स, नॉट दी सैंचोज एंड रैशफोर्ड। तो रैशफोर्ड को तो चलो कुछ कर नहीं सकते, रैशफोर्ड को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, बट ही इज़ नॉट टाइप ऑफ प्लेयर। चाहे उसने बहुत सारे गोल स्कोर किए थे, अगेन मैं कहता हूँ ना, कंसिस्टेंसी नहीं है ना। एक सीज़न में आप प्रूव करके कुछ नहीं कर सकते। एक सीज़न तो मिचू ने प्रूव किया था गोल मार मार के 2012-13 में, तो इससे कुछ प्रूफ नहीं होता। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू टेक केयर, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो गिव हिम द स्ट्रक्चर, गिव हिम हिज प्लेयर्स, देन जज हिम। अगर उस पर भी ये नहीं कर पाया तो फिर इसको बाहर जाना ही है टेन हाग को, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे कोचेस पड़े हैं, बट आपको ये जानना पड़ेगा जो मॉडर्न फिलॉसफी है वो लगभग एरिक टेन हाग की तरह ही सब गेम को चलाते हैं, उसी तरीके से। तो ओनली जो टैक्टिकल मुझे शिकवा टेन हाग से इस ट्रेडिशन में रहा है वो ये है कि ये जो हाई लाइन और ये मिडफील्डर्स की लाइन में इसको जुड़ती नीति करने की आपको वापस 2022-2023 सीज़न वाली टेक्निक लगानी शुरू कर देनी चाहिए थी, टैक्टिक्स की। भाई लेट अस बी ना लो ब्लॉक, और अब इतना भी लो ब्लॉक नहीं, नॉट पार्किंग द बस जस्ट अ लो ब्लॉक एंड मिड ब्लॉक के बीच में प्लेयर्स को रखना चाहिए था। देन वी शुड हैव काउंटर अटैक मोर। तो दूसरी टीम को एक कह लो कि एक भ्रम में रखना चाहिए था कि हम लोग तो डिफेंड कर रहे हैं, आज हम पे अटैक करो। क्योंकि जितना हम लोग इनके ऊपर प्रेसिंग करते हैं, क्योंकि हमारी प्रेसिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर ये जो बीच का गैप आप बना के रखते हो, 4 प्लेयर्स बीच, 6 प्लेयर्स आगे बीच के उनसे प्रेस करवाते हो, ये पूरी तरीके से हर कोई छोटी मोटी टीम भी एक्सपेक्ट कर रही थी। बट अगर हम लोग पहले से ये मिड ब्लॉक लो ब्लॉक लगा के रखते, दूसरी टीम्स को इन्वाइट करते, तो उन्होंने हमारी स्पेस छोड़ देनी थी एंड वी वुड हैव हिट देम ऑन द ब्रेक। तो अगर एडजस्टमेंट करनी ही थी टेन हाग को, तो अपने सिस्टम में ये आधी अधूरी एडजस्टमेंट के बजाय पूरा सिस्टम चेंज करके काउंटर अटैकिंग पे ले आओ। ये कम से कम मैच तो जीतेंगे, कम से कम रैशफोर्ड और गनाचो कुछ तो करेंगे हमारे। सो दीज आर माई सजेशन। बाकी आप बताइए ये आपको क्या लगता है कि टेन हाग को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो मेरे तो ये थॉट्स हैं, जस्ट गिव हिम द थर्ड सीजन विद द न्यूली चेंज स्ट्रक्चर, देन वी विल सी हाउ द टीम प्रोग्रेसेस। ठीक है, कई बार पेशेंस रखने में ही फ़ायदा होता है, कई बार बार चीज़ें बदलने से भी कुछ नहीं होता। तो 10 साल हमने बर्दाश्त किए ही है प्लेयर्स के साथ, लेट अस 1 साल हम और कोच के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वंस अगेन थैंक्स।